नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में हम बिहार के मुंगेर जिले के ऐतिहासिक सफर पर निकल रहे हैं। हमारे पास बिहार सरकार की वेबसाइट से लिया गया एक काफी विस्तृत लेख है जो हमें इसके प्राचीन काल से लेकर ब्रिटिश राज तक की पूरी कहानी बताएगा। जी बिल्कुल। और ये सिर्फ तारीखों और राजाओं की लिस्ट नहीं है। ये स्रोत दिखाता है कि मुंगेर कैसे, अब देखिए, सदियों तक सत्ता, संस्कृति और सामरिक रणनीति का एक एक बहुत अहम केंद्र बना रहा। हाँ। तो आज हम इसी स्रोत से जो जरूरी जानकारियां से निकालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मुंगेर का जो अतीत है वो उसके आज को कैसे एक तरह से प्रभावित करता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं मुंगेर की ये कहानी। सबसे पहले इसकी जड़ों की बात करते हैं। स्रोत में महाभारत काल का जिक्र आता है मोहदगिरी नाम से। क्या ये वही है जो आज का मुंगेर है? हाँ, माना तो यही चाहता है। महाभारत में इसका जिक्र पूर्वी भारत में वंग और ताम्रलिप्त के पास एक राज्य की राजधानी के तौर पर है। और दिग्विजय पर्व में तो बाकायदा भीम के हाथों यहाँ के राजा की हार का भी वर्णन है। तो ये दिखाता है कि ये कितना पुराना और महत्वपूर्ण रहा होगा। अच्छा। और इसके नाम को लेकर भी कई कहानियां हैं, है ना? ये मोदगिरी या मुंगेर नाम आया कहाँ से आखिर? देखिए, इसमें कई संभावनाएं बताई जाती हैं। एक मान्यता तो इसे बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य थे, मौदगल्य, उनसे जोड़ती है। कहा जाता है उन्होंने यहाँ बौद्ध धर्म फैलाया। दूसरी एक कहानी है मुदगल ऋषि के आश्रम की, शायद उनके नाम पर पड़ा हो। लेकिन जो इतिहासकार हैं जैसे कनिंघम, उनका मानना था कि ये नाम शायद यहाँ के बहुत पुराने निवासी, आर्यों से भी पहले के मुंडा समुदाय से जुड़ा हो सकता है। ये तो दिलचस्प है। हाँ, और मजे की बात यह है कि पाल राजा देवपाल के 9वीं सदी के एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ताम्रपत्र में भी इसे मोदागिरी ही कहा गया है। गुप्त काल से भी इसके संबंध के प्रमाण मिलते हैं, जैसे बुद्धगुप्त के समय का एक ताम्रपत्र यहीं मिला था। अच्छा, यानी प्राचीन काल से ही ये जगह नक्शे पर मौजूद थी। अब थोड़ा आगे चलते हैं। 7वीं सदी में जब चीनी यात्री वेनसांग यहाँ आए, उनका क्या अनुभव रहा मुंगेर को लेकर? वेनसांग ने इस इलाके का जिक्र ईलान नापोफातो नाम के देश के तौर पर किया है, और इसकी पहचान आज के मुंगेर क्षेत्र से ही की जाती है। उन्होंने लिखा कि यहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ है, खूब फल फूल होते हैं और लोग सभ्य और ईमानदार हैं। उन्होंने करीब 10 बौद्ध मठों और कई ब्राह्मण मंदिरों का भी जिक्र किया है। ये उस समय की धार्मिक विविधता दिखाता है। और वो हिरण्य पर्वत वाली बात, जहाँ पास की पहाड़ी से उन्होंने लिखा धुआं और भाप निकलती थी। हाँ, वो बहुत ही रोचक वर्णन है। कनिंघम ने इसकी पहचान की थी भीम बांध के जो गर्म पानी के झरने हैं उनसे। शायद वेनसांग ने इन्हीं झरनों का जिक्र किया होगा। वो सोते आज भी हैं, उस समय शायद और ज्यादा सक्रिय रहे होंगे। तो वेनसांग का विवरण हमें उस दौर के मुंगेर की एक जीती जागती तस्वीर देता है। बिल्कुल सही बात है। वेनसांग के बाद फिर पाल वंश का दौर आया। देवपाल का मुंगेर ताम्रपत्र तो बहुत मशहूर है। बिल्कुल। उस ताम्रपत्र से देवपाल के पिता धर्मपाल, उनके कनौज तक के जो सैन्य अभियान थे उनका पता चलता है। इससे ऐसा लगता है कि मुंगेर पाल साम्राज्य के विस्तार के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ठिकाना रहा होगा। बाद में नारायण पाल का एक ताम्रपत्र मिला तो भागलपुर के पास था, लेकिन लगता है जारी मुंगेर से हुआ था। वो उनकी धार्मिक सहिष्णुता दिखाता है। उन्होंने शिव और शक्ति पूजा को बढ़ावा दिया था। अच्छा, तो पाल वंश के बाद मध्यकाल में क्या स्थिति रही मुंगेर की? क्या काफी उथल पुथल का दौर का? हाँ, कह सकते हैं। पाल वंश जब कमजोर पड़ा और तुर्कों का आना हुआ, उसके बीच में कुछ समय तक ये मिथिला के कर्नाट वंश के प्रभाव में रहा। फिर 13वीं शताब्दी की शुरुआत में आप जानते हैं बख्तियार खिलजी ने इस पर कब्जा कर लिया। हाँ। और उसके बाद तो मुंगेर दिल्ली सल्तनत और बंगाल के सुल्तानों के बीच एक खींचतान का केंद्र बन गया। क्या दिल्ली सल्तनत का भी सीधा शासन रहा यहाँ पर? बिल्कुल रहा। गयासुद्दीन तुगलक ने यहाँ कब्जा किया। और एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने तो कुछ समय के लिए मुंगेर से ही सल्तनत चलाई थी। सच में? ये तो बड़ी बात है जी। बाद में बंगाल के सुल्तान इलियास शाह का भी यहाँ दबदबा रहा। लखीसराय से जो शिलालेख मिले हैं वो इस पूरे संघर्ष की कहानी बयान करते हैं। कुछ समय के लिए जौनपुर के शर्की शासकों के कब्जे में भी रहा था। तो मुगलों के आने तक यहाँ लगातार सत्ता बदलती रही। मुगलों के दौर में मुंगेर का क्या महत्व था? मुगलों के आने से ठीक पहले की बात करें तो 1497 में बिहार के गवर्नर थे राजकुमार दानियाल। उन्होंने यहाँ किले की मरम्मत करवाई थी और शाह नफा के दरगाह बनवाई, जो आज भी है। लेकिन मुंगेर का जो असली सामरिक महत्व उभर कर आया वो शेर शाह सूरी के समय आया। अच्छा,
शेरशाह के लिए ये इतना जरूरी क्यों बन गया? देखिए, शेरशाह ने हुमायूं से अपने संघर्ष में मुंगेर को एक बहुत मजबूत सैन्य अड्डे की तरह इस्तेमाल किया। 1534 में यहीं पास में सूरजगढ़ की लड़ाई हुई थी, वो बहुत निर्णायक थी। उसमें शेरशाह ने बंगाल की सेना को हराकर अपना दबदबा कायम किया। सूरजगढ़ की लड़ाई। और फिर अकबर के जमाने में? आईने अकबरी में भी जिक्र है इसका। हाँ बिल्कुल है। आईने अकबरी बताती है कि मुंगेर एक सरकार थी, मतलब एक बड़ी प्रशासनिक इकाई जिसमें 31 परगना या महाल थे, और यहाँ से साम्राज्य को अच्छा खासा राजस्व मिलता था। करीब 11 करोड़ दाम और बड़ी संख्या में सैनिक भी मिलते थे। कितने सैनिक? करीब 2150 घुड़सवार और 50,000 पैदल सैनिक। 50,000? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। जी हाँ, ये दिखाता है कि इसका महत्व सिर्फ किले तक ही सीमित नहीं था, बल्कि ये एक बड़ा प्रशासनिक और आर्थिक केंद्र भी था। अकबर के जो खास सेनापति थे राजा मान सिंह, वो भी कुछ समय यहाँ रहे थे। हाँ बिल्कुल। उस समय यहाँ के जो स्थानीय जमींदार थे वो भी काफी ताकतवर रहे होंगे फिर। हाँ बिल्कुल। अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल को यहाँ के कुछ ताकतवर जमींदारों से निपटना पड़ा था। इनमें सबसे खास थे खड़गपुर के राजा संग्राम सिंह। उनकी रियासत बहुत बड़ी थी, मतलब मुंगेर से लेकर भागलपुर और संथाल परगना तक फैली हुई थी। अच्छा, तो इस खड़गपुर रियासत का क्या हुआ आगे चलकर? संग्राम सिंह अकबर के समय तो वफादार रहे, पर जहांगीर के समय उन्होंने 1606 में आज़ादी की कोशिश की। जहांगीर ने खुद अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में लिखा है कि उन्होंने बड़ी सेना जमा कर ली थी, लेकिन मुगल गवर्नर ने उन्हें हरा दिया और वो युद्ध में मारे गए। हाँ, लेकिन उनके बेटे रोज़अफ़ज़ून, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और वो मुगलों के वफादार बन गए। बाद में उनके बेटे राजा बहरोज भी शाहजहां के समय काफी प्रभावशाली रहे। उन्होंने तो मिदनापुर, बंगाल में खड़गपुर नाम का एक शहर भी बसाया था। ये तो काफी उतार चढ़ाव वाली कहानी है। अब आते हैं औरंगजेब के समय पर। शाहजहां के बेटों की जो लड़ाई हुई, उसमें मुंगेर की क्या भूमिका थी? देखिए, उस लड़ाई में शाह शुजा, जो बंगाल का गवर्नर था, उसने मुंगेर को अपना मुख्य गढ़ बनाया था। कुछ समय के लिए तो एक संधि हुई थी, 1658 की मुंगेर संधि कहते हैं, जिसके तहत बिहार का सूबा उसे मिला भी था, लेकिन ये चला नहीं। फिर क्या हुआ? जब औरंगजेब की सेना मीर जुमला के नेतृत्व में उसका पीछा करते हुए आई, तो खड़गपुर के राजा बहरूज और कुछ और लोगों ने विश्वासघात किया और शुजा को 1659 में मुंगेर छोड़कर भागना पड़ा। इसी दौर में कुछ यूरोपियन यात्रियों ने भी मुंगेर का जिक्र किया है शायद। हाँ, और वो काफी मुश्किल दौर भी था मुंगेर के लिए। 1670-72 में यहाँ एक भयानक अकाल पड़ा था, जिसका बहुत दर्दनाक वर्णन एक डच यात्री डी ग्रॉफ ने किया है। एक अंग्रेज यात्री थे जॉन मार्शल। उन्होंने भी किले के पश्चिम में बने शाह शुजा के महल, किले के दीवारों और पत्थर के हाथियों का जिक्र किया है। उन्होंने ये भी लिखा कि कैसे 2 डच लोगों को जासूसी के शक में पकड़ लिया गया था। काफी कुछ चल रहा था उस समय। और 18वीं सदी की शुरुआत कैसी रही? शुरुआत में मुंगेर थोड़ा शांत रहा। 1704 में एक प्रसिद्ध कवि थे अशरफ, उनका यही निधन हुआ। फिर जैसे जैसे मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ा, अलीवर्दी खां यहाँ के गवर्नर बने। लेकिन मुंगेर की जो लोकेशन है, गंगा किनारे, उसकी वजह से ये मराठा आक्रमणों के रास्ते में भी पड़ता था। रघुजी भोंसले और बालाजी बाजीराव की सेना इस इलाके से गुजरी थी। और फिर अंग्रेज आ गए। प्लासी की लड़ाई हुई 1757 में। उसके बाद क्या हुआ यहाँ? और अब वो दौर आता है जो शायद मुंगेर के इतिहास का सबसे चर्चित हिस्सा है, मीर कासिम का दौर। बिल्कुल, ये मुंगेर के लिए कह सकते हैं क्रांतिकारी मोड़ था। 1762 में बंगाल के नवाब मीर कासिम अली खान, उन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर को बना दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? मुर्शिदाबाद में क्या दिक्कत थी उनको? देखिए, मुर्शिदाबाद कलकत्ता और अंग्रेजों के प्रभाव के बहुत नजदीक था। मीर कासिम थोड़े स्वतंत्र मिजाज के थे। वो अपनी मर्जी से शासन चलाना चाहते थे। मुंगेर की मजबूत किलेबंदी और गंगा के किनारे इसकी जो सामरिक लोकेशन थी, वो इसके लिए एकदम सही थी। हाँ, ये बात तो है। यहाँ आकर उन्होंने सबसे पहले अपनी सेना को यूरोपीय तर्ज पर फिर से संगठित किया। इसमें एक अर्मेनियाई जनरल थे, गुरगिन खान। उन्होंने उनकी काफी मदद की। और सबसे बड़ी बात, यहाँ हथियार बनाने का कारखाना शुरू किया। मतलब आज तक मशहूर है मुंगेर इसके लिए। हाँ, बिल्कुल। यहीं से मुंगेर की पहचान बंदूक बनाने वाले शहर के रूप में बनी, जो किसी न किसी रूप में आज भी कायम है। स्रोत ये भी बताते हैं कि मीर कासिम न्यायप्रिय शासक थे। मतलब खुद लोगों की शिकायतें सुनते थे और विद्वानों का भी काफी आदर करते थे। लेकिन ये शांति, ये दौर ज्यादा दिन नहीं चला। अंग्रेजों के साथ उनका झगड़ा कैसे शुरू हुआ? मुख्य झगड़ा था दस्तक को लेकर।
दस्तक एक तरह का व्यापार परमिट होता था जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने सामान पर टैक्स में छूट मिलती थी। लेकिन प्लासी के बाद क्या हुआ कि कंपनी के जो अंग्रेज कर्मचारी थे वो अपने निजी व्यापार के लिए भी इस दस्तक का गलत इस्तेमाल करने लगे। वो अपना निजी माल कंपनी का बताकर टैक्स बचाते थे और तो और भारतीय व्यापारियों को भी पैसे लेकर अपने नाम पर व्यापार करने देते थे। इससे नवाब के खजाने को भारी नुकसान हो रहा था। उस समय कलकत्ता काउंसिल के एक सदस्य थे वॉरेन हेस्टिंग्स। उन्होंने भी इस गड़बड़ी की शिकायत की थी। जी हाँ, हेस्टिंग्स ने लिखा था कि नदी पर हर नाव पर कंपनी का झंडा दिखता था। मीर कासिम ने इसकी कड़ी शिकायत की। बंगाल के गवर्नर थे वॉनसेटार्ड, वो खुद मुंगेर आए समझौता करने। तय हुआ कि अंग्रेज कर्मचारी निजी व्यापार पर 9% शुल्क देंगे और दस्तक पर नवाब के अधिकारी के दस्तखत भी होंगे। लेकिन ये समझौता फिर चला नहीं चला। कलकत्ता काउंसिल ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया। वो निजी व्यापार पर कोई टैक्स नहीं देना चाहते थे। जवाब में मीर कासिम ने गुस्से में आकर सभी तरह के अंदरूनी व्यापार शुल्क ही खत्म कर दिए ताकि भारतीय और अंग्रेज व्यापारी बराबर हो जाएं। अंग्रेजों ने इसे दुश्मनी का संकेत माना। और फिर हालात बिगड़ते चले गए। हाँ, बातचीत पूरी तरह नाकाम रही। इसी बीच पटना में फैक्ट्री के जो अंग्रेज चीफ थे मिस्टर एलिस, उन्होंने शहर पर कब्जा कर लिया। नवाब ने जवाबी कार्रवाई की, पटना वापस छीना और फिर तो युद्ध छिड़ गया। मिस्टर अम्यूट जैसे कुछ अंग्रेज अधिकारी मारे भी गए। इसके बाद तो फिर सीधी लड़ाई हुई होगी। बिल्कुल। मेजर एडम्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने नवाब को पहले सूती और फिर उधवा नाला की जो अहम लड़ाई थी उसमें हराया। हार की खबर सुनकर नवाब मुंगेर लौटा, पर यहाँ ज्यादा रुका नहीं, पटना चला गया। और मुंगेर छोड़ने से पहले उन्होंने कुछ कह सकते हैं सख्त कदम भी उठाए थे। चोट बताते हैं कि मुंगेर छोड़ने से पहले उन्होंने बिहार के पूर्व डिप्टी गवर्नर राजा राम नारायण समेत कई कैदियों को गंगा में फेंकवा दिया था। जगत सेठ बंधुओं को भी, जिन पर अंग्रेजों से मिली भगत का शक था, शायद यहीं या फिर आगे जाकर बाढ़ के पास मरवा दिया गया। ओह, फिर अंग्रेजों ने मुंगेर पर कब्जा कर लिया। अक्टूबर 1763 में मेजर एडम्स की सेना मुंगेर पहुंची। सिर्फ 2 दिन की गोलाबारी के बाद किले ने हथियार डाल दिए। मुंगेर हाथ से जाने की खबर सुनकर मीर कासिम और ज्यादा भड़क गया और उसने पटना में जो बचे हुए अंग्रेज कैदी थे उनकी हत्या करवा दी। इसे पटना नरसंहार या पटना मैसाकिर कहा जाता है। मीर कासिम का दौर मुंगेर के लिए वाकई बहुत उथल-पुथल भरा रहा। इसके बाद एक और दिलचस्प घटना का जिक्र है स्रोत में, श्वेत विद्रोह या व्हाइट म्यूटिनी। ये क्या था? ये 1766 में हुआ था। ये दरअसल अंग्रेज फौजी अफसरों का विद्रोह था। मुद्दा था भत्ता यानी अतिरिक्त वेतन, जिसे डबल भत्ता कहते थे। कंपनी ने इस भत्ते में कटौती कर दी थी। तो मुंगेर में जो फर्स्ट ब्रिगेड तैनात थी उसके अफसरों ने सर रॉबर्ट फ्लेचर की अगुवाई में इसका विरोध किया और इस्तीफे दे दिए। तो क्या ये विद्रोह सफल रहा? क्या उन्हें भत्ता वापस मिला? नहीं, बिल्कुल नहीं। लॉर्ड क्लाइव उस समय बंगाल में थे। उन्होंने बड़ी तेजी और सख्ती से काम लिया। वो खुद मुंगेर आए। उनके पहुंचने से पहले ही कैप्टन स्मिथ ने कुछ वफादार सैनिकों की मदद से विद्रोह को काफी हद तक काबू में कर लिया था। क्लाइव ने सैनिकों को समझाया बुझाया, वफादार सिपाहियों की तारीफ की और विद्रोहियों को सजा की धमकी दी। विद्रोह पूरी तरह दब गया। अच्छा, इस विद्रोह के बाद मुंगेर का क्या हुआ? क्या इसका महत्व कम हो गया ब्रिटिश राज में? हाँ, कह सकते हैं। ब्रिटिश राज जब पूरी तरह जम गया तो मुंगेर का जो सामरिक महत्व था वो कम हो गया। किला धीरे धीरे खराब होने लगा। इसे अब कोई सीमावर्ती चौकी नहीं माना जाता था। हालांकि इसकी आबोहवा अच्छी मानी जाती थी, तो अंग्रेज इसे बीमार सैनिकों के आराम करने की जगह इनवैलिड स्टेशन और अस्पताल के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। हाँ, आपने बताया वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपनी पत्नी को भी यहीं भेजा था। जी हाँ, 1781 में। बाद में यहाँ भारतीय सिपाहियों के लिए एक पागल खाना भी बनाया गया था। लेकिन शहर पूरी तरह गुमनाम तो नहीं हुआ होगा, कुछ तो खासियत रही होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। शहर अपनी अच्छी जलवायु और कारीगरी के लिए मशहूर रहा, खासकर बंदूकें और लोहे का काम, मेजें, बक्से वगैरह बनाने के लिए। 1827 में बिशप हेबर यहाँ आए थे। उन्होंने तो किले की तुलना मॉस्को के क्रेमलिन से की थी। क्रेमलिन से? वहाँ? हाँ, और जो मशहूर वनस्पति शास्त्री थे जोसेफ हुकर, उन्होंने तो मुंगेर को बंगाल का बर्मिंघम कहा था, खासकर यहाँ के धातु के काम और बंदूक बनाने की इंडस्ट्री की वजह से। बंगाल का बर्मिंघम, ये तो बड़ी उपाधि है। तो ये थी मुंगेर के लंबे और घटनाओं से भरे इतिहास की एक झलक। हमने देखा कि कैसे ये प्राचीन मोदगिरी से लेकर पाल शासकों, सल्तनत काल, मुगलों और फिर मीर कासिम की राजधानी तक एक बहुत अहम केंद्र रहा। सही बात है। गंगा के किनारे इसकी लोकेशन, इसका वो मजबूत किला और अलग अलग दौर में इसका जो बदलता हुआ महत्व रहा है, ये सब इस स्रोत से साफ पता चलता है।
मीर कासिम का दौर और अंग्रेजों से उनका जो टकराव था वो बेशक सबसे नाटकीय और अहम मोड़ था, जिसने सिर्फ मुंगेर ही नहीं बल्कि पूरे भारत के इतिहास पर गहरा असर डाला। हाँ, और हाँ, वो बंदूक बनाने की जो विरासत है वो भी इसकी एक बहुत खास पहचान है जो आज भी जुड़ी हुई है इससे। वाकई ये सब जानने के बाद मन में एक सवाल जरूर उठता है कि आज के दौर में मुंगेर में उस ऐतिहासिक बंदूक बनाने की कला का क्या स्वरूप बचा है, और क्या गंगा किनारे बसे इस शहर की जो रणनीतिक अहमियत इतिहास में रही, क्या वो आज भी किसी मायने में बरकरार है, भले ही संदर्भ बदल गए हों। ये बहुत अच्छे सवाल हैं और सोचने वाले सवाल हैं। देखिए, इतिहास हमें सिर्फ गुजरे हुए कल की कहानी नहीं सुनाता, वो हमें आज को समझने और कल के बारे में सोचने का एक नजरिया भी देता है। मुंगेर की कहानी असल में सत्ता के उतार चढ़ाव, संघर्ष, तालमेल बिठाने और अलग अलग संस्कृतियों के मिलने की एक बहुत दिलचस्प और गहरी दास्तान है।